खंडर के अंदर बीजों का भंडार लगा हुआ था और वहाँ एक खड़ा हुआ घोड़ा आंसू बहा रहा था। उसकी आंसू भरी नजरें सोने के पौधे पर टिकी हुई थी। उस पौधे पर हीरे के बड़े बड़े बीज लटक रहे थे। जाओ, सच्चे मनुष्य को जब तुम यहाँ पर लेकर आओगे और वो सच्चा मनुष्य परीक्षा से गुजरेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। जादुई पौधे की बात सुनकर घोड़े की आंखें भर आईं। वो खंडर से बाहर चला गया और जंगल की गहराइयों में खो गया। इस घटना के कुछ समय बाद माधव नगर के सुंदर घने जंगलों के बीच पुरोहितपुर गांव बसा हुआ था। वहां अर्जुन और भीम नाम के दो भाई रहते थे। भैया, ओ भीम भैया, पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? चलो। भीम अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ दौड़ता हुआ घर जा पहुंचा। वहां उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर बैठे थे और पास ही वैद्य बैठे हुए थे। हाँ भीम, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। देखो भीम, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो भीम, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट लेना। इतना कहकर भीम के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने पिता का अंतिम संस्कार कर घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन भीम की पत्नी मिया, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, भीम से बोली, पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। बाहर से देखने पर भीम बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। कह तो तुम सही रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ, मेरी बात मानो। हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है, वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर अर्जुन ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से घोड़े की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुट रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन भीम अपनी पत्नी मीरा के साथ अर्जुन के आंगन में जा पहुंचा। हाँ, तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर, उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है?
ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तभी उसकी पत्नी प्रिया गुस्से से बोली, ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। देखिए भैया, मेरी पत्नी प्रिया सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा। अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही ना दूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं भैया, आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से, ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है। मनमानी है तो फिर ठीक है भैया, अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा, समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो ये भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ न दे, उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। ठीक है भैया। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाओ। चलो भाई। अर्जुन आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। प्रिया ने बिल्कुल सही कहा था, वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना प्रिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तो प्रिया, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन अर्जुन अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और अर्जुन से बोला, अरे अर्जुन भैया, ये क्या? अरे भैया, ये तो जमीन बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? अर्जुन कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। अर्जुन कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी प्रिया आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर अर्जुन रोने लगा। प्रिया, काश मेरे पास एक घोड़ा होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अरे मेरा बदन टूट रहा है मेहनत कर करके। ये बंजर जमीन है, मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भरकर मिल सके। लेकिन प्रिया, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं जाता हूँ।
अगले दिन अर्जुन साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला। राम राम साहूकार जी। साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्जा ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी। भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। हाँ, मैं कल सुखपुरा गांव जाऊंगा प्रिया। मैंने सुना है कि वहाँ खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर बेचूंगा। देखना, कुछ न कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी। अगले दिन अर्जुन सुखपुरा गांव जा पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह पीट रहा था। घोड़े की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अरे ओ भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, काहे काहे इतनी बेदर्दी से इस घोड़े को पीट रहे हो? क्या हो गया? अरे क्यों पीट रहा हूँ तुझे पता भी है? मैंने इस घोड़े को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि ये खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान। अरे तेरी तो, इसीलिए मैं इस पर अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। ओ हो, ए भैया, रुको 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 रुको। अगर ऐसी बात है तो ये घोड़ा हमको दे दो। अरे मुफ्त में घोड़ा भी दे दूं और नुकसान? अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो ला, मुझे 10 मुद्राएं दे दे, ला। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसने घोड़े की ओर देखा। घोड़े की आंखों में मानो आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। अब मेरे पास केवल 10 मुद्राएं ही हैं। मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात कहूँ भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस घोड़े को खरीदकर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ, इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ भैया, ले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। अर्जुन घोड़े को लेकर घर आया और सारी घटना प्रिया को बताने लगा। हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। अरे 10 मुद्राएं तुमने इस निकम्मे घोड़े को खरीदने में व्यर्थ कर दी। एक घोड़े से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि उसके मालिक ने ही बता दिया था कि ये काम नहीं करता। अरे प्रिया, वो इसको बुरी तरह से पीट रहा था। बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और इसको ले आया। तो अब इसका क्या करोगे? अचार डालोगे? अरे भाई, जो काम नफरत से नहीं हो सकता वो प्रेम से हो सकता है। चिंता ना करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने का प्रयास करूंगा। प्रिया और भी क्रोधित हो गई। आखिर घूम फिर कर तुम वहीं पहुंच गए। जैसी इच्छा वैसा करो, पर मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, घर पर केवल कल तक का अनाज बचा है। इतना कहकर प्रिया गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन अर्जुन घोड़े को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हें सारंग कहकर पुकारूंगा। देखो सारंग, जिन 10 मुद्राओं से मैंने तुम्हें खरीदा था वो तो मैंने कर्ज में ली थी, इसीलिए तुम मेरी मदद जरूर करना, ठीक है? चलो।
अर्जुन ने घोड़े को हल में जोतने का प्रयास किया, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। अरे आखिरकार तुझे हो क्या गया है? तो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? चल भाई चल। अर्जुन ने दिन भर कोशिश की, लेकिन घोड़े ने कोई काम नहीं किया। शाम को थक हार कर वो घोड़े को घर ले आया। घर पर अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर प्रिया ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? तुम्हारे इस घोड़े ने तुम्हारा पूरा खेत चोट डाला। चेहरा तो बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन भी अर्जुन घोड़े को खेत में ले गया, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं। शाम को मायूस होकर अर्जुन घर लौट आया। प्रिया की आंखों में आंसू थे। आज सुबह से मैं भूखी हूँ। घर का अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूँ? क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। अर्जुन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो बाहर आंगन में घोड़े के पास बैठ गया और देर तक रोता रहा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक घोड़े ने अर्जुन की ओर देखकर बोला, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है अर्जुन। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अर्जुन। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक घोड़ा मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। हे भाई, कौन हो तुम? घबराओ मत, घबराओ मत। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। ये मत पूछो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। बस ये समझो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अर्जुन का डर थोड़ा कम हुआ। उसने तुरंत प्रिया को बुलाया और सारी घटना बताई। हे भगवान, ये घोड़ा मनुष्य की तरह बोल रहा है। अर्जुन, इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहाँ से तुम इसे लाए थे। अरे भगवान के लिए ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। बहुत तेज मारता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक ऐसे जंगल का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन्हें अपने बंजर जमीन में बो दोगे तो फिर उसका चमत्कार देखना। हाँ। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा। एक बार इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर मेरी रस्सी खोल दो। अर्जुन ने घोड़े की रस्सी खोल दी। घोड़ा जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन और प्रिया भी उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ देर बाद घोड़ा जंगल में बने एक खंडहर के सामने रुक गया। चलो मेरे साथ, तुम्हें जादुई बीज यहीं खंडहर के अंदर मिलेगा। अर्जुन और प्रिया घोड़े के साथ खंडहर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि जमीन पर बहुत से बीज बिखरे पड़े थे। बाप रे बाप, जमीन पर तो अनाज, पौधे, हरियाली उगते देखा, लेकिन बीजों को खुद ब खुद उगते हुए पहली बार देख रहा हूँ। गजब है प्रिया। अर्जुन देखो, ये बीज रंग बिरंगी किरणों से जगमगा भी रहे हैं। इनमें से कुछ बीज उठा लो और फिर उनका चमत्कार देखना। उठा लो। तभी प्रिया की नजर एक बड़े पौधे पर पड़ी जो शुद्ध सोने का बना हुआ था और उस पर हीरों से बने बीज उग रहे थे। ये तो बड़ा ही विचित्र पौधा है। हाँ, इसका भी एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बताऊंगा। अर्जुन ने कुछ बीज उठाए, फिर वो प्रिया और घोड़े के साथ घर लौट आया।
अब तुम आज रात ही इन बीजों को अपने बंजर जमीन पर बो दो। अर्जुन, प्रिया और घोड़ा खेत में पहुंचे। अर्जुन ने उन बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। अब घर चलो, सुबह इसका चमत्कार देखना। अर्जुन, प्रिया और घोड़ा घर लौट आए। अगली सुबह अर्जुन और प्रिया खेत पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरा खेत हरे भरे पौधों और लहलहाती फसल से भर चुका था। अरे प्रिया, ये प्रिया, हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया। अर्जुन, इसका मतलब घोड़ा सही कह रहा था। मुझे माफ कर दो। जब तुम घोड़े को लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। देखो प्रिया, ये फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है। चलो इसको काट लेते हैं और बेच देते हैं। अर्जुन और प्रिया ने मिलकर मेहनत से फसल काटनी शुरू कर दी। इसी दौरान अर्जुन का बड़ा भाई भीम वहां आ गया। सामने अचानक फसल लहलहाते देख वो चौंक पड़ा। ए अर्जुन, ये क्या है भाई? गजब! कल तक तो ये खेत बंजर था और आज इस पर लहलहाती फसल खड़ी है। कैसे भैया, कैसे हो गया रे छोटू? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि प्रिया ने तुरंत उसे रोक दिया। ये सब ईश्वर की कृपा है जेठ जी। अर्जुन ने फसल को अच्छे दामों पर बेचा और बहुत सारा धन प्रिया के हाथों पर रख दिया। प्रिया ये देखकर प्रसन्न हो गई। अर्जुन, पूरे गांव में हंगामा मच गया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक ही रात में फसल उगी। हाँ, जब बड़े भैया पूछ रहे थे तो मैं सच बताने ही वाला था। अपने बड़े भाई को इस जादुई घोड़े के बारे में मत बताना, नहीं तो वो भी इसे छीनने का प्रयास करेंगे। शायद तुम सही कह रही हो प्रिया। समय इसी तरह बीतने लगा। अब अर्जुन हर माह घोड़े के साथ जादुई जंगल जाता, वहां से जादुई बीज लाता और अपनी बंजर जमीन पर बो देता। अगले ही दिन उसके खेत में लहलहाती फसल खड़ी हो जाती। देखते ही देखते अर्जुन के दिन बदल गए और वो धनवान हो गया। यही बात उसके बड़े भाई भीम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बंजर जमीन पर अर्जुन कैसे एक ही रात में अनाज उगा सकता है? ये क्या चक्कर है भाई? मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसके पास सच में कोई चमत्कारिक वस्तु है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। सही कह रही हो तुम। आज से मैं अर्जुन पर गहरी नजर रखूंगा। एक दिन अचानक प्रिया की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। अर्जुन उसे लेकर एक वैद्य के पास गया। तुम्हारी पत्नी अर्जुन बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। देखो, माफ करना लेकिन इसका इलाज इस संसार में नहीं है। अब समझ के चलो कि बस वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। कि ऐसी बातें मत करिए वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ, है ना? हाँ। अर्जुन टूटा हुआ मन लिए प्रिया को वापस घर ले आया और बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी घोड़ा वहां आ गया। क्यों रो रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने सारी घटना घोड़े को बता दी।
ओह, लगता है कि परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे साथ जंगल चलो। हाँ, जंगल, लेकिन वहाँ तो जादुई बीज है। हाँ, उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है जिसे यदि किसी रोगी को खिलाया जाए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ। अर्जुन अपनी पत्नी प्रिया को लेकर घोड़े के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। मगर उसे पता नहीं था कि ये सब दृश्य उसका बड़ा भाई भीम दूर से देख रहा था। भीम तुरंत भागता हुआ अपनी पत्नी मीरा के पास जा पहुंचा। और सारी घटना उसे बता दी। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चमत्कार हो रहा था वो सब जादुई बीजों की वजह से था। चलो हम दोनों उनका पीछा करते हैं। भीम और मीरा चुपके चुपके अर्जुन और घोड़े का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद अर्जुन और प्रिया खंडहर के अंदर पहुंचे। वहां पर विशेष प्रकार के बीज उग रहे थे। वो वहां देखो अर्जुन, तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? हाँ। अरे ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरों के बीज लगे हुए हैं। हाँ, उसे ध्यान से देखो। उस हीरों के बीज तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। हाँ, इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। हाँ, बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरों के बीज को अपने खेत में बोओगे तो अगले दिन तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसके विपरीत उस साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वो रोग मुक्त हो जाएगी, पर उसके बाद तुम इन हीरों के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि इन जादुई बीजों को जो तुम बोते आए हो इनका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो ढेर सारा धन, अनाज, वैभव, दौलत, ये सब मेरे किस काम का? मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। बस याद रखना अर्जुन, जैसे ही तुम ये बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहाँ जितने भी जादुई बीज हैं, ये सोने का पौधा सब गायब हो जाएंगे और पूरा खंडहर साधारण हो जाएगा। अर्जुन साधारण बीज की ओर बढ़ा ही था कि तभी भीम और मीरा हाथों में तलवार लिए वहां आ पहुंचे। अरे अर्जुन, मैं तेरे और घोड़ी की सारी बातचीत सुन चुका हूँ। उस जादुई बीज को फेंक दे, चुपचाप फेंक, चल फेंक। अगर तूने इस प्रिया को खिला दिया तो सारे जादुई बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे फेंक रे, जल्दी से, नहीं तो फेंक। मुझे सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। भैया, मेरी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है। क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बताइए भला। मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से? मुझे धन चाहिए, धन, इंसान नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। चल हट पीछे। अरे चलो मीरा, इससे पहले कि ये मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। चलो चलो चलो। इतना कहकर भीम और मीरा सोने के पौधे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों पौधों को स्पर्श करते हैं, अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और उनके शरीर जलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं। इन्हें कैसे बचाऊं? अरे इन्हें बचाओ, कोई तो बचाओ इन्हें। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। ये संभव नहीं है अर्जुन।
इन जादुई पौधे ने इन दोनों का अंजाम यही चुना है। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस पौधे को स्पर्श किया और इनका अंत यही होना था। कुछ देर में भीम और मीरा जलकर राख हो जाते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन ने कांपते हुए बीज अपनी पत्नी को खिला दिया। बीज खाते ही प्रिया उठ बैठी। मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अचानक एक और धमाका होता है और घोड़ा एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। अर्जुन हैरान रह जाता है। ये क्या? आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मैंने तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उद्देश्य था कि इन बीजों के जरिए मानवता की भलाई की जा सके, सूखाग्रस्त इलाकों की मदद हो सके। लेकिन इसी रहस्य का पता राज्य के राजकुमार विक्रम को चल गया। वो एक लालची और घमंडी राजकुमार था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को लालच से मत छूना, लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधे सोने के पौधों को हाथ लगा दिया जिस पर हीरे के बीज लटक रहे थे, और तुरंत वो एक घोड़े में परिवर्तित हो गया। उस दिन जादुई पौधे ने उसे श्राप दिया कि तुम घोड़े के रूप में रहोगे, लेकिन चाहकर भी घोड़े जैसा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचेंगे। जब कोई सच्चे मन वाला लालच रहित मनुष्य तुम्हें खरीदेगा और तुम्हारा रहस्य जानेगा, और फिर भी अगर वो धन की बजाय अपने परिवार को चुनेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। हाँ, और अर्जुन, तुम्हारी वजह से आज मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। साधु अर्जुन के पास आते हैं। तुम्हारे भाई और भाभी ने लालच से उस पौधे को छुआ, इसीलिए उन्हें उसकी सजा मिली। अब ये बीज तुम्हारे हैं अर्जुन, जितने चाहे उतने ले जाओ। हाँ साधु महाराज, मुझे इन जादुई बीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। मैं किसान हूँ और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। साधु मुस्कुराते हैं और एक साधारण बीज अर्जुन को दे देते हैं। इसे अपने खेतों में बो देना, तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस स्थान का रहस्य किसी को मत बताना। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया का हाथ थामकर बाहर निकल गया। राजकुमार विक्रम साधु से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर लौट गया।